नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी पेड क्विज़ेस जो हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए लगातार देख रहे हैं, तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे उसको। पिछले सारे वीडियोस नीचे प्लेलिस्ट में भी होंगे, अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए भी यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं। तो हम बिना किसी देरी के आज का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि हाल ही में भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन, ठीक, तो इनको किस देश का नया होम सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो जो है इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती हैं ये, और इनको होम सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है यूके का, ठीक। डी ऑप्शन, इंडियन ओरिजिन से संबंधित होने के कारण जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखें। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को FIH, ठीक है, एक जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का एक संघ है, तो इसके एक प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसको अभी नॉमिनेट यानी कि नामित किया गया है भारतीय हॉकी टीम से? तो ये जो हमारे वाइस कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इनको नॉमिनेट किया गया है। कुल इसमें अगर हम मेल उसमें कैटेगरी में देखेंगे तो 5 देशों के प्लेयर्स को जिसमें नॉमिनेट किया गया है, नीदरलैंड, जर्मनी, आपका इंडिया है ना, 2 और देश हैं। और वहीं बात करें अगर हम फीमेल कैटेगरी की, तो उसमें इंडिया की तरफ से किसी भी खिलाड़ी को नॉमिनेट नहीं किया गया, तो फीमेल टीम से कोई नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन में करेक्ट है। 2022 सैफ मेंस अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने की है? तो अभी जो है ये सितंबर के मंथ में ही स्टार्ट हुआ 2022 में। यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा करेक्शन करेंगे, SAFF होता है बेसिकली। जो ये हमारा एक संघ है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, तो इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल फुटबॉल का चैंपियनशिप, जिसमें अंडर 17 जो प्लेयर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये होस्ट किया जा रहा है श्रीलंका में। हमारा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स, देखिए एक संस्थान है इंटरनेशनल, तो इन्होंने अभी एक रिसेंट में रिपोर्ट दी थी, तो उसके आंकड़ों के मुताबिक भारत ने जर्मनी को पछाड़ करके जो है दुनिया के सबसे बड़े वाहन बाजार का जो है कौन सा रैंकिंग पे आ गया है, ये बताना है हमको, ठीक। तो 4 व्हीलर मार्केट, जो 4 व्हीलर व्हीकल्स होते हैं उसकी मार्केट में इंडिया अब जर्मनी को पीछे करके 4th पोजीशन पे आ गया है वर्ल्ड में, ठीक है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल है इनकी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक। पहले पोजीशन पर विश्व में सबसे बड़ा 4 व्हीलर मार्केट जो है वो चाइना है, सेकंड प्लेस पे US है, 3rd पे आपका जापान है और 4th पे इंडिया है, ठीक। तो इस क्रम को ध्यान रखेंगे। 5th पे जो है जर्मनी चला गया है। तो यहां से देखिए हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस ये थीम है। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है 2022 का किस दिन मनाया गया? तो थीम यहाँ पे देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, और इसमें बेसिकली जो है हमारे सराउंडिंग में जो लिटरेसी की इंपॉर्टेंस है और जो उसकी कमी है उसको दूर करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व करते हैं प्रतिवर्ष 8 सितंबर को, ठीक। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। हाल ही में भोजपुरी लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री जो हमारा सम्मान होता है, इससे किस वर्ष में सम्मानित किया गया था ये बताना है, ठीक है। तो इनको पद्मश्री मिला था वर्ष 2021 में, यानी कि डी ऑप्शन। 2017 में जो संगीत नाटक अकादमी की तरफ से अवार्ड मिलता है वो भी मिला था। और बेसिकली जो है बिहार के क्षेत्र में जो एक नृत्य होता है जिसमें लड़के लड़कियों की तरीके कपड़े पहन के, है ना, मेकअप वगैरह करके, जो एक लौंडा नाच वाला वो होता है, तो उसके एक फेमस कलाकार थे, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। इनका जो है रिसेंटली निधन हुआ है। हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मेडिटेक समिट 2022 जो है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जो है हमारा CII, तो इनके द्वारा एक ग्लोबल मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए एक ये ग्लोबल मेडिटेक समिट ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने यहाँ पे इसको एड्रेस किया और इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो है इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो 2025 के एंड तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लोग कि $50 बिलियन के अराउंड जो है ये पूरा हो जाएगा। और
ये भी इसमें एम किया गया है कि जो ग्लोबल मेडिकल डिवाइसेस का मार्केट शेयर है उसमें इंडिया का शेयर जो है लगभग 10 से 12% के आसपास का जो है एक्सपेक्टेड है इस 2025 ईयर तक। तो ये सब इसके कुछ हाइलाइट्स थे। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है। और इस समिट का जो है ग्लोबल मेडिटेक समिट का एक टाइटल था, अगर वो भी जानना चाहें आप, तो वो सीजिंग द ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है ना, ये था। किस देश के लोगों ने सितंबर 2022 को कराए गए जनमत संग्रह, यानी कि जो आप रेफरेंडम के बारे में पॉलिटी में पढ़ते होंगे, जो कि हमारे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स होते हैं, तो इसमें इन्होंने जो है एक जनमत संग्रह इस देश में कराया गया, जहां पर जो पुराना एक चार्टर था जिसके द्वारा उस देश का गवर्नेंस होता था, उसकी जगह एक नए इन्होंने प्रगतिशील संविधान को लागू करने का प्रस्ताव मतलब पेश किया था इसके तहत। तो इसको वहां के लोगों ने खारिज कर दिया है। ठीक, तो ऐसा हुआ है चिली में। ठीक, यहाँ पे जो पुराना चार्टर है लोगों ने चूज किया है कि वही चलता रहे, इंस्टेड ऑफ कि नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। हाल ही में किस देश में 17वीं सदी की महिला वैम्पायर का कंकाल प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो जैसे कुछ मूवीज में आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ जो लोग होते हैं वैम्पायर, ऐसा है ना, आदमियों को खाने के लिए दौड़ते हैं, कुछ ऐसा उनको डिपिक्ट किया जाता है। तो उसी जो है रूप में 17वीं सदी की एक महिला वैम्पायर का जो है कंकाल मिला है यहाँ पोलैंड में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको जब एक्सक्रेट किया गया है तो इसके जो है बॉडी पे ऐसे इसको मतलब लोहे के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स लगा के बांधा गया था, ये मानते हुए कि मरने के बाद भी जो है ये कभी उठ के फिर वापस ना जाए। तो इसी से ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये कंसीडर की जा रही है कि एक महिला वैम्पायर का कॉन्सेप्ट उस टाइम पे ऐसा होता रहा होगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से 2 देश भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं? ठीक है, तो रिसेंट की एक ये न्यूज़ है कि इसमें जो है इंडिया के हमारे जो इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ, ठीक है, तो उनके साथ ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी जो है उसके जो हेड हैं एनरिको और जो एम्बेसडर है नीदरलैंड के इंडिया के लिए, तो इन सब ने आपस में जो है फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन की दिशा में क्या और तीनों देशों के बीच जो है और इन्हेंसमेंट हो सकती है, इसके ऊपर विचार विमर्श किए हैं। तो यहीं से ये न्यूज़ में था, तो ध्यान रखेंगे इसमें 2 देश ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड जो है ये शामिल हैं। 8 सितंबर 2022 को गूगल ने, जो आप देखते होंगे ना गूगल सर्च करते हैं तो उस पर सर्च बॉक्स के ऊपर जो है डूडल बन के आता है एक चित्र जैसा, तो उसी रूप में भूपेन हजारिका के 96th जो बर्थडे है उस पर इन्होंने एक डूडल बनाया उनको जो है सम्मान देने के रूप में। तो ये पूछा जा रहा है कि भूपेन हजारिका जी जो प्रसिद्ध किस प्रोफेशन से जुड़े थे? ठीक है, तो ये एक असमिया सिंगर थे। ठीक है, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो लास्ट टाइम हमारे इंडिया में भारत रत्न प्रदान किए गए हैं तो उसमें एक भारत रत्न इनको भी दिया गया था। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 8 सितंबर 2022 को डीआरडीओ तथा जो भारतीय सेना है इन्होंने सतह से हवा में मार करने वाली एक QRSAM मिसाइल, जो है इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो इसका भी जो है इस मिसाइल प्रणाली जो इन्होंने डीआरडीओ ने डेवलप की है इसका 6ठा सफल परीक्षण किया है। तो ये पूछा जा रहा है कि इस मिसाइल की जो है रेंज कितनी है? ठीक है, तो रेंज इसकी है 30 किलोमीटर। ठीक, यहाँ से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इसको जो है ओडिशा कोस्ट से टेस्ट किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश में लीजियोनेयर्स नामक रोग से मौत के मामले की पुष्टि हुई है? ठीक है, तो एक ये नई बीमारी एक तरीके से आइडेंटिफाई की गई है, हालांकि आइडेंटिफाई पहले की गई थी, अभी इससे जो है डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं अर्जेंटीना में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली लीजियोनेयर्स है क्या कि एक ये निमोनिया जो की बीमारी होती है उसका ये एक रूप है जिसमें ये इसका बैक्टीरिया होता है लेजियोनेला, है ना, उससे ये स्प्रेड होता है गंदे पानी और जो दूषित हवा है इन सब से, और ये फेफड़ों को जो है आपके प्रभावित करता है, तो उससे जो है ये मौत के कारण भी बन जाते हैं फर्दर चल के। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे अर्जेंटीना में केसेस रिपोर्ट किए गए हैं डेथ के इस बीमारी से। नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ डायमंड लीग ट्रॉफी जीत ली है अभी हाल ही में। तो ये ऐसा करने वाले नीरज जो है कौन से एथलीट हैं? तो ये पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रकाशित एक नए अध्ययन में पेरिस समझौते के लिए भारत की अद्यतन जलवायु प्रतिज्ञा को अनुपालन में 5वां स्थान और महत्वाकांक्षा में कौन सा स्थान दिया गया? ठीक है, तो देखिए आपको याद होगा कि जो पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट हुआ था तो उसमें लगभग 200 कंट्रीज ने इसमें जो है अग्री किया था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उसको क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, तो उसी के क्रम में यहाँ पे ये एक अभी जर्नल है नेचर क्लाइमेट चेंज, उसमें एक स्टडी पब्लिश हुई थी। तो ये यहाँ पे भारत की जो है ये पेरिस अग्रीमेंट के लिए जो ये इसमें
उसको अनुपालन में 5वां स्थान दिया गया है और उसको जो है महत्वाकांक्षा में 4था स्थान दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा, ये पेरिस एग्रीमेंट वगैरह के बारे में। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसके द्वारा जारी मानव विकास रैंकिंग 2021 में 191 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो रिसेंटली ये डेटा पब्लिश हुआ है। इसमें जो है इस बार आउट ऑफ 191 कंट्रीज इंडिया की रैंकिंग है 132। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट है। इससे पिछले बार जो रैंकिंग आई थी तो उसमें 189 देशों में भारत की रैंकिंग 131 थी, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे। 2021 के आंकड़ों में जो है टॉप के 3 देशों की अगर बात करें तो रैंक 1 पे स्विट्जरलैंड है, रैंक 2 पे नॉर्वे और 3 पे आइसलैंड। ठीक, इस तरीके से क्रम है। और अगर हम HDI वैल्यू इसमें जो दी जाती है इंडिया की बात करें तो जो है ये है 0.633। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में भी इसको पढ़िएगा, ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है, जरूर पूछी जाती है आपसे। 8 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का निधन हो गया है। तो इनका आधिकारिक रूप से राज्याभिषेक जो है किस वर्ष में हुआ था ये बताना है। तो देखिए इनका क्वीन का अनाउंसमेंट तो हो गया था फरवरी 1952 में, और ऑफिशियली जो इनको क्राउन पहनाया गया वो 1953 में जो है जून महीने में। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये अब तक के ब्रिटिश हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है मोनार्क रही हैं वहाँ पे, और अभी इनका जो है निधन हुआ है 96 वर्ष की जो है लगभग आयु में। तो ये सब फैक्ट्स को ध्यान रखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए सेहत योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ये जो है लॉन्च किया गया है हरियाणा में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का जरा कमेंट करके बताइए। तो हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया सचिव निम्न में से किसे चुना गया है। तो ये जो है शाजी प्रभाकरन है ना, इनको बनाया गया है। हाल ही में किस देश की सरकार के द्वारा एडमिरल सुनील लांबा जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ये इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे फॉर्मर, तो इनको सराहनीय सेवा पदक यानी कि मेरिटोरियस सर्विस मेडल प्रदान किया गया है किस देश की सरकार के द्वारा। ठीक है, तो सिंगापुर के द्वारा जो है इनको दिया गया है ये। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब, उनके द्वारा इसको प्रदान किया गया है अभी अवार्ड को। तो ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट है। 37वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 2022 कब से कब तक मनाया गया है ये बताना है। तो आई डोनेशन जो ये फोर्टनाइट आयोजित की जाती है यहाँ पे एम्स दिल्ली में। ठीक, तो इसका आयोजन हुआ है 2022 का 25 अगस्त से 8 सितंबर। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके जो सही नहीं है उसको चुनना है हमें। ठीक है, तो देखिए अगस्त ऑफर जो ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रपोज किया गया था तो उसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने रिजेक्ट किया, और उसी का डायरेक्ट आउटकम यहाँ पे एक तरीके से आया हमारा ये इंडिविजुअल सत्याग्रह। यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ना ला करके गांधी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। तो इसमें जो है पहले सत्याग्रही जो जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह ऑफर किया वो विनोबा भावे थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे इसमें। तो यहाँ पे लिखा वही है सेकंड स्टेटमेंट में कि नेहरू जी जो है वो पहले सत्याग्रही बने, तो ये तो दूसरा गलत है हमारा। पहला है कि इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना गया, तो ये तो ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ हमारा जो है एक सही है दूसरा गलत है, तो बताना हमको गलत वाला है, तो केवल 2 जो है इसको चूज करेंगे। इन दिए हुए इवेंट्स का क्रोनोलॉजी हमको लगाना है। तो देखिए सबसे पहला जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये आ जाएगा। ठीक, इसका टाइम पीरियड आप जो है नवंबर 1930 से जनवरी 31 तक है। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है ये मार्च 31 में होता है, तो हम यहाँ पे फिर 4 नंबर ले लेंगे। उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का टाइम पीरियड आएगा हमारा सितंबर 31 से फिर दिसंबर तक, तो दूसरा ये हो जाएगा। और उसके बाद ये अगस्त 32 वाला है ना, जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए कम्युनल अवार्ड दिया गया था, तो ये हो जाएगा 3 है। तो 1 4 2 3 ये हमें मिल रहा है बी ऑप्शन में, ये जो है ये करेक्ट हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। ठीक, तो प्रस्थान त्रयी बेसिकली कलेक्टिवली जो है भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र एवं उपनिषद जो है इनके रूप में जाना जाता था। वेद इसमें शामिल नहीं थे। वेदों के लिए वेद त्रयी नाम से कॉन्सेप्ट अलग है, उसमें बताइएगा आप लोग कमेंट करके कौन कौन से वेद जो है वो वेद त्रयी में शामिल है। प्रस्थान त्रयी में क्या होता था कि जैसे एंशिएंट इंडिया में जब कोई जैसे गुरु अपना एक नया मत है उसका प्रतिपादन या प्रतिष्ठा करनी चाहता था, तो सबसे पहले वो ये भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद के ऊपर जो है भाष्य लिखा करता था। जैसे आपके शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य, ये सब जो बड़े बड़े गुरु हुए तो उन्होंने अपने मत का जो प्रतिपादन है वो इन पे भाष्य लिख के उसके बाद किया है।
ठीक, तो कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट वहां पे हुआ करते थे। तो वेद त्रयी के बारे में आप जरा बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? ठीक है, तो जो महाभारत है इसके तेलुगु भाषा में अनुवाद के लिए जाना जाता है नन्नय, टिक्कन और एक लोग और थे, यार प्रगड करके इनका नाम था। ठीक है, तो इन दिए हुए ऑप्शंस में से यहाँ पे 3 और 4 जो है ये करेक्ट है। लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो जो यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप उसके बारे में देख लेते हैं। यह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, यानी कि जो कोरल रीफ्स होती हैं। ठीक है, तो स्मॉल कोरल आइलैंड से मिलकर के ये पूरा जो है आइलैंड बना है, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि पिट्टी द्वीप इस द्वीप समूह में स्थित है, तो ये भी ठीक है, ये भी एक कोरल आइलैंड है, तो दोनों ही ठीक है। इसमें से सी ऑप्शन को चूज करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके इसमें से जो सही है उसको चुनना है। तो हिमालय क्षेत्र की अधिकांश जो झीलें हैं वो हिमानी निर्मित झीलों की श्रेणी में शामिल है, यानी कि जितनी भी आप मोस्टली ये लेक्स देखेंगे हिमालय के जितना भी रेंज है उसमें वो ग्लेशियर निर्मित लेक हैं, तो ये ठीक है पहला कथन। दूसरा है कि वूलर झील जो कि ये आपका जम्मू कश्मीर बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, इसके लिए लिखा है कि ये हिमानी निर्मित झील है, तो ये ग्लेशियर लेक नहीं है। बेसिकली इसका निर्माण जो है वूलर लेक का ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये कथन गलत हो जाएगा। ये वन ऑफ द जो है फ्रेश वाटर लेक्स है एशिया की, इसको आप जानते ही होंगे। तो इसमें से हम ऑप्शन सिर्फ एक को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश एड्रियाटिक सागर से सीमा साझा करते हैं? ठीक है, तो यूरोपियन रीजन में आप देखेंगे जो इटली वाला ये एरिया है यहाँ पे, तो इसमें अल्बानिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, इटली, इसके अलावा जो है मॉन्टेनीग्रो, बॉस्निया, ये सब जो है ये बॉर्डरिंग नेशंस हैं एड्रियाटिक सी के, तो इसमें से हम जो है सभी को चुनेंगे। आल्प्स पर्वत के संदर्भ में इसमें से जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही को चुनना है। तो इसका विस्तार केवल फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में है, तो ये कथन तो हमारा गलत है। ये 3 देश तो ही हैं, इसके अलावा जैसे आपका इटली है, स्लोवेनिया है, जर्मनी है, इन सब देशों में भी इसका एक्सटेंशन है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक है, तो ये तो ठीक है। ठीक है, तो सिर्फ दूसरा कथन हमारा सही है इसमें। राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके जो सही है, देखिए ये सही या गलत वाला प्लीज बड़ा ध्यान से देखा करिए। पहला स्टेटमेंट हमारे पास है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये गलत है। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट रेस्पेक्टिव स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो करते हैं। ठीक, दूसरा है कि यह पंचायत के सभी चुनावों का संचालन करता है, तो ये तो ठीक है। जो हमारे लोकल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज वगैरह के, इसके जो है ऑपरेशंस जो है इनके द्वारा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा किए जाते हैं, तो सिर्फ हमारा दूसरा कथन जो है ये ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के प्रावधान लागू करने के संबंध में सिफारिशें देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ठीक है, तो देखिए जो आपका पंचायती राज वाला अमेंडमेंट हुआ जिसके द्वारा पूरे देश में पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, तो उसके बाद जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज थे, तो यहाँ पे पंचायत का एक्सटेंशन करने के लिए जो हमारे ट्राइबल सोसाइटी के लोग हैं उनके सेल्फ रूल के लिए एक कमेटी बनाई गई, भूरिया कमेटी। तो इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी 1995 में। ठीक, तो उसके बाद ही जो आप ये पेसा एक्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 का, ठीक है, तो इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के प्रावधान को लागू करने के लिए। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके जो सही है उसको चुनना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है कि यहाँ पे समाज की सबसे छोटी इकाई विश थी। ठीक है, तो ये गलत है। देखिए उस समय ऐसा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, छोटे छोटे डोमिनेटेड एरियाज कह लीजिए उसके तरीके से रूल होता था। तो सबसे छोटी यूनिट जैसे आज की डेट में आप गांव देखते हैं तो वैसा ही कुछ समझिए, उसको कुल बोला जाता था। ठीक, अब ऐसे 5-6 कुल मिल करके है ना तब जाके विश बनता था, फिर ऐसे कई सारे विश बन करके फिर जन बनते थे, है ना, तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता था सोसाइटी में। दूसरा तो ये हमारा जो है गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि दीर्घ काल तक अविवाहित रहने वाली महिला को वहतु कहा जाता था, तो ये भी गलत है। उसमें जो विवाह नहीं करती थी ऐसी महिलाएं उनको अमाजू कहते थे। ठीक, अमाजू, तो इसमें से दोनों ही गलत हैं, तो हम यहाँ से सही कुछ भी नहीं है, तो ना तो 1 और ना ही 2 इसको चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कुछ विद्रोह हैं और उससे एसोसिएटेड जो लीडर हैं उनके नाम लिखे हैं। तो देखिए कूका विद्रोह जो है पंजाब के रीजन में किया गया, तो ये अचल सिंह नहीं, इसमें भगत जवाहर मल है ना,
इनका नाम एसोसिएटेड है, तो इस वजह से ये वाला हमारा पेयर जो है ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है यहाँ पे? तो इसमें देखिए कुछ पार्टीज हैं, उसके फाउंडर लिखे हैं। तो जैसे स्वराज पार्टी है CR दास और मोतीलाल नेहरू, है ना, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1923 में। ये तो ठीक है, बाकी तीनों गलत हैं। इनको जरा मैच करके कमेंट करके बताइए आप। तो काकोरी षड्यंत्र के तहत इनमें से किसे फांसी दी गई थी? ठीक है, तो देखिए काकोरी की जो ट्रेन लूट की घटना थी उसको लास्ट ईयर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा रिनेम भी किया गया था, आपको याद होगा, काकोरी ट्रेन एक्शन के रूप में। तो इसमें कई लोग तो इन्वॉल्व थे पूरे इस जो है प्लानिंग में, बट यहाँ पे फाइनली जो फांसी की सजा दी गई उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्ला खान, ठीक, ये 4 लोग थे। चंद्रशेखर आजाद जो है ये ब्रिटिशर्स इनका पीछा कर रहे थे, तो इलाहाबाद के जो है अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने गोली मार ली थी खुद को, जो आखिरी गोली बची थी इनके पास। तो ये नाम यहाँ से आउट हो जाएगा। तो 2 वाला हम वैसा ही एलिमिनेट करते इसमें, तो C ऑप्शन हमको उत्तर मिल जाता। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके इसमें से सही को चुनना है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। पुणे में 1873 में इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इसमें जो है बेसिकली जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके बीच में एजुकेशन को बढ़ाना और उनके राइट्स के लिए उनको अवेयर करना इसका मेन मोटिव था। और इसमें इन्होंने ज्योतिबा फूले ने राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक बनाया, ये भी ठीक है। तीसरा है कि इसमें इन्होंने संस्कृत हिंदुत्व का विरोध किया, ठीक है। तो जो एक मतलब ऐसा समझिए कि उस समय पे जो ब्राह्मण डोमिनेशन था सोसाइटी में, तो उन सबको रिजेक्ट करके जो है यहाँ पे सबके लिए इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट ये लेकर के आए इसके अंतर्गत। तो तीनों ही कथन हमारे ठीक हैं, डी ऑप्शन को चूज करेंगे। रामकृष्ण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसमें मूर्ति पूजा को महत्व दिया गया, दूसरा है इसमें वेदांत को महत्व दिया गया, और तीसरा इसमें अध्यात्मवाद और भौतिकतावाद के संतुलन पर जोर दिया गया, ठीक है। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक थे हमारे रामकृष्ण मिशन के, जिसकी फाउंडेशन 1897 में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ से डी ऑप्शन को चूज करेंगे, सभी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1923-24 के टाइम पीरियड में जो नए कम्युनिस्ट लोग थे, ये ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, इसमें MN रॉय और श्रृंगारवेलु चेट्टियार, ये सब जो लोग थे, तो इनको यहाँ पे जो है उस समय की गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करने के जो है जुर्म में यहाँ पे ट्रायल इनका किया गया था। तो ये सब लोग इसी इवेंट से सम्मिलित थे। तो सारे लोग हैं, डी ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके संबंध में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगस्त प्रस्ताव में इनमें से क्या प्रावधान शामिल थे ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडियंस के सपोर्ट के लिए जो है एक तरीके से नेगोशिएशन के रूप में ये अगस्त ऑफर, एक सेट ऑफ प्रपोजल्स जो वायसराय लिनथुगो जो थे इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो उसमें देखेंगे तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस, युद्ध सलाहकार परिषद की एक स्थापना जिसमें भारतीयों को सम्मिलित किया जाएगा, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इसके अलावा जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी तो उसको एक्सपैंड करके जो है ब्रिटिशर्स से ज़्यादा इंडियन सदस्यों को शामिल करने, इन सबसे संबंधित प्रावधान इसमें शामिल थे। तो यहाँ पे तीनों ही ठीक है, हम डी ऑप्शन को चूज करेंगे। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन हर्बेरियम डेटाबेस जिसका नाम है इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसे किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है ये बताना है। तो देखिए हर्बेरियम बेसिकली एक, जैसे अगर आपने साइंस वगैरह पढ़ी होगी, BSc वगैरह किया होगा, तो वहाँ पे ये सब फाइल वाइल बनाते थे लोग पहले, कि उसमें जो ये वनस्पतियाँ या पेड़ पौधे इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसको इसमें इंक्लूड करते हैं, उसी की एक कलेक्टिव जो है फाइल को बोलते हैं आप हर्बेरियम। तो इससे संबंधित एक ऑनलाइन हर्बेरियम डेटाबेस जिसका नाम दिया गया है ये वर्चुअल हर्बेरियम, इस पोर्टल को लॉन्च किया है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किन दो देशों ने कुशियारा नदी के लिए अंतरिम जल बंटवारे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो कुशियारा रिवर के वाटर शेयरिंग के बीच में अग्रीमेंट हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। केंद्र सरकार ने 2021-22 से किस अगले जो है ये किस फाइनेंशियल ईयर तक
इसके कार्यान्वयन के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 है ना, इस योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट वाली हमारी स्कीम है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण, तो इसको 2021-22 से जो है 2025-26 तक इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है यहाँ पे अप्रूव किया गया है। तो ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। हाल ही में तंपारा झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ये झील किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। आपको ये बताना है कि वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं। नंबर एग्जैक्ट कमेंट करके बताइए बाय एंड ऑफ द अगस्त 2022। हाल ही में खबरों में रहे मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया जो है इसमें शामिल नहीं है। डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा। बेसिकली मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यूएस के द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है, जिसमें जो हमारी क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स है ना, इन सब के स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी और इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन सबको आगे बढ़ाने के लिए इस ग्रुप को शुरू किया गया है, जिसमें कि यूएस के साथ 10 और पार्टनर्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएस तो है ही है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इधर आपका जापान, ये साउथ कोरिया, स्वीडन और यूके और यूरोपियन कमीशन है ना, ये कुल मिलाकर के 11 जो हैं मेंबर्स हैं इसके। और इसमें इंडिया ने भी इंटरेस्ट दिखाया है इसमें शामिल होने के, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट था। और इसी प्रश्न के साथ यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।